हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 9 सितंबर के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इनको डेली बेसिस पर करते रहिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस जानना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो वो ये चैनल जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की उम्मीद है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए कोर्स को, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन लगातार चलती रहे। क्योंकि यूपीपीएससी बहुत जल्द एग्जाम कैलेंडर भी लॉन्च करने जा रहा है। तो एक बार एग्जाम कैलेंडर लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। इन करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर। तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का टैग दिया गया है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जब भी गणेश चतुर्थी का उत्सव होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी का जब वहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं उस फेस्टिवल का, तो हमेशा दही हांडी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लड़कों के द्वारा या मतलब पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा एक पिरामिड बनाया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा और ऐसे करके एक ऊंचाई पे दही, एक हांडी में दही जो है उसको बांध दिया जाता है और उसके बाद उसको तोड़ना होता है, यानी वहाँ से निकालना होता है। तो एक एडवेंचर स्पोर्ट की इसको कैटेगरी में रखा गया है। तो अनाउंसिंग गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अकॉर्ड एडवेंचर स्पोर्ट स्टेटस। तो एडवेंचर स्पोर्ट यानी कि एक एडवेंचरस ये चीज़ है इसके अंदर, यानी कि साहसिक खेल है। तो उसका दर्जा दिया गया है दही हांडी को, जिसमें एक ह्यूमन पिरामिड बनता है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि जस्ट इसी तरह से है जिस तरह से हम कबड्डी खेलते हैं, रेसलिंग खेलते हैं या खो खो खेलते हैं। तो उनका कहना ये है कि ये भी एक इसी तरह से गेम है। दही हांडी एक इंटीग्रल पार्ट है महाराष्ट्र में सेलिब्रेशंस का टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा विथ क्ले पॉट्स फिल्ड विथ कर्ड स्ट्रंग अप एट द वेरियस साइट्स इन डिफरेंट लोकेलिटीज़। तो लॉर्ड कृष्णा के बर्थ पे गणेश चतुर्थी के टाइम पे इसको करा जाता है। द इवेंट ऑल्सो रिसीव्ड ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल बैकिंग एंड कैश प्राइजेस। तो कई सारे कैश प्राइजेस वगैरह भी इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी ने मिखाइल गोर्बाचेव, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनको क्रूसेडर ऑफ पीस यानी कि शांति का योद्धा क्यों कहा था। यानी ऐसा क्या करा था मिखाइल गोर्बाचेव ने। हालांकि सबको पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, रशिया या यूएसएसआर टूट गया था और कई सारे छोटे छोटे देश बन गए थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है 92 ईयर्स की एज में, ही केम टू द लीडरशिप ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग राजीव गांधीज प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया। जिस टाइम पे भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे उस टाइम पे वो सोवियत यूनियन की लीडरशिप में थे, यानी कि सोवियत यूनियन के वो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे। तो रशिया के क्या इंटरनेशनल रिलेशंस थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से थे मिखाइल गोर्बाचेव के अंडर अगर हम देखें तो 1988 से लेके 1989 तक, यानी कि मई से लेके फरवरी 1989 तक गोर्बाचेव ने रेड आर्मी को बाहर निकाल लिया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की आर्मी थी, तो अफगानिस्तान में जब 1989 में गोर्बाचेव ने अफगानिस्तान से आर्मी हटाई तभी से वहाँ पे तालिबान का भी जन्म हुआ। 1989 से ही तालिबान की जो उपज थी वो वहाँ पे होनी शुरू हो गई। ड्यूरिंग हिज रेन द सोवियत यूनियन वाज फॉर्मली डिसॉल्व। और उनके रेन के अंडर सोवियत यूनियन जो है वो डिसॉल्व हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन टूट गया, यूएसएसआर अब नहीं रहा और छोटे छोटे देश बन गए, जिसमें से कि रशिया जो है वो सबसे बड़ा देश है। फिर भारत और रशिया के रिलेशंस क्या रहे मिखाइल गोर्बाचेव के अंडर अगर हम देखें तो 1985 से लेकर 1989 तक, बिटवीन 1985 और 1989 तक, दोनों कंट्रीज़ ने फाउंड किया इनफ कॉमन ग्राउंड टू मार्क अ हाई पॉइंट इन इंडिया सोवियत रिलेशंस। कुछ म्यूचुअल विजिट्स होती हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं या यूएसएसआर में जाते हैं और यूएसएसआर के राष्ट्रपति भारत आते हैं। तो गोर्बाचेव जो है वो भारत 2 बार आए, 1986 में आए और 1988 में आए, और इसी प्रकार से राजीव गांधी भी रशिया गए। इंडिया वाज गोर्बाचेव्स फर्स्ट विजिट टू अ नॉन वॉरसो पैक्ट कंट्री। अब देखिए वॉरसो पैक्ट कंट्री क्या था, जिस प्रकार से नेटो बना था उन कंट्रीज़ का, जो कंट्रीज़ यूएसए के साथ थे यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ थे, उसी प्रकार से जिस तरह से नेटो बना था उसी तरह से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था। ये वो कंट्रीज़ थे जो रशिया या यूएसएसआर के साथ थे। तो यानी कि दुनिया जो थी वो दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, या तो आप यूएसए के साथ हो या आप यूएसएसआर के साथ हो, और इन दो देशों में एक हेगेमोनी की बात चल रही थी कि किसका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा दुनिया के ऊपर। तो अब यहाँ पे जब लड़ाई थी तो यहाँ पे इसमें इस चीज़ में कोल्ड वॉर के अंदर एक्चुअली में युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक मानसिक युद्ध हुआ है दो देशों के बीच में। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हैं, एक जगह पे मिसाइलें रख दी हैं, मिसाइल छोड़ी नहीं गई लेकिन रख दी गई हैं, तो ये सब काम हुए थे।
तो भारत एकमात्र यह पहला देश, आप कह सकते हैं कि पहला देश था गोर्बाचेव का जो उन्होंने विजिट किया था नॉन वॉर्सो पैक्ट कंट्री जो रहा, क्योंकि भारत ने उस टाइम पे नॉन लाइन मूवमेंट, अगर हम कहें एक नॉन लाइन की जो पद्धति थी वो अपनाई थी कि हम किसी भी गुट में नहीं हैं, ना हम सोवियत यूनियन के साथ हैं, ना हम यूएसए के साथ हैं, हम आज़ाद हैं और हम सिर्फ आपकी जो जो आप युद्ध कर रहे हैं इसको सॉल्व करवाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम किसी का साथ नहीं देंगे। डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो सोवियत यूनियन से या रशिया से हमेशा से भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं डिफेंस के मामले में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आर्म्स को इंपोर्ट किया है वहाँ से। यूएसएसआर सप्लाइड मोर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर टू इंडिया। तो भारत में बहुत ज़्यादा जो आज के टाइम पे हम विमान देखें, मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ देखें या जो भी चीज़ें देखें, ज़्यादातर हमने यूएसएसआर से ही मंगवाई हैं। इंडिया टूक अ मिलिट्री डेलीगेशन टू द मॉस्को फॉर डिफेंस शॉपिंग एंड केम बैक विद सेवरल एग्रीमेंट्स। तो भारत जो है मिलिट्री डेलीगेशन भी लेके गया था मॉस्को, जो कि आज के टाइम पे रशिया की राजधानी है, डिफेंस की चीज़ें खरीदने के लिए कई सारे एग्रीमेंट्स किए। ऑल दिस फैसिलिटेड इंडिया टू टेस्ट न्यूक्लियर डिवाइसेस सक्सेसफुली इन 1998। तो जिसके वजह से भारत ने 1998 में सक्सेसफुली पोखरन में राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। एंड रशिया अंडर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिड नॉट सेंशर इट और इम्पोज सैंक्शंस। और उस टाइम पे जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बन गए 2000 में, तो उसके बाद उन्होंने कोई भी सैंक्शंस भारत पे इस चीज़ पे नहीं लगाए। पीस इनिशिएटिव्स की बात करें तो ड्यूरिंग गोर्बाचेव्स विजिट ही सेड द ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सटेंड हिज डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव्स इन यूरोप। तो पीस इनिशिएटिव्स क्या लिए, यानी कि क्या शांति के कदम थे, शांति के लिए क्या क्या चीज़ें पहल की गोर्बाचेव ने। तो जिस टाइम पे गोर्बाचेव का विजिट हुआ, उनका कहना ये था कि उनका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सटेंड हिज डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव्स, की जो डिसआर्मामेंट है यानी कि हथियारों को ख़त्म करना है, हथियारों को कम करना है, ये जो इनिशिएटिव्स हैं यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, वो उनको करना चाहते हैं। एंड सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन दिस टास्क। और वो चाहते हैं कि भारत का कोऑपरेशन, भारत का सहयोग उन्हें इस चीज़ में मिले। इसी वजह से गोर्बाचेव ने उनको क्रूसेडर फॉर पीस कहा, क्योंकि उन्होंने डिसआर्मामेंट की बात की, यानी कि जो हथियार हैं उनको ख़त्म करने की बात की। कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो भारत के जो फेस्टिवल्स हैं वो सोवियत यूनियन में मनाए जाते हैं 1987 से, और ये कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर पीस रहा है। दिस मेड अ सिग्नल टू इंडिया एंड द वर्ल्ड दैट इंडिया इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड इंडीड फॉर रशिया। तो रशिया के लिए, रूस के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका साथी है और दोस्त है। दूसरे क्या रिलेशंस रहे अगर हम देखें तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ साइंटिफिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ड्यूरिंग द विजिट ऑफ गोर्बाचेव। रशिया और भारत ने इनॉग्रेट किया एक 5 साल का वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज़। फिर कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन सॉ इंडिया रीसेट इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड हेल्प्ड बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो 1990s में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया में उथल पुथल होती है। कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, यूएसए यूएसएसआर ख़त्म होता है, और का जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म होता है और यूएसएसआर टूटकर कई सारे देशों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे देशों में। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त रहे, यानी कि भारत की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम पे हमको आईएमएफ ने बेल आउट भी किया और 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। तो भारत ने नई तरीके से, नए सिरे से अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की रशिया के साथ, जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो जाता है 1990 में। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट BRI प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना की सरकार ने, चाइना की गवर्नमेंट कर रही है अलग अलग देशों में। तो उनका कहना ये है कि, रिपोर्ट का कहना ये है कि BRI के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्लो तो हैं, कि वो एक तो वो स्लो हो गए हैं, और लेकिन बात यह है कि लेंडिंग राइज हो रही है, यानी कि जो उधार दिया जा रहा है चाइना की तरफ से धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो डिक्लाइन हुआ है। वाइल बीजिंग्स शॉर्ट एंड मीडियम टर्म असिस्टेंस टू पार्टनर कंट्रीज सम ऑफ विच आर डीलिंग विद राइजिंग डेट लेवल इज इंक्रीजिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था चाइना, वो तो कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए जो असिस्टेंस दिया जा रहा है लोन के रूप में कंट्रीज़ को, जो कर्ज में डूबे जा रहे हैं कंट्रीज़, तो उनको चाइना बहुत तेज़ी से हेल्प कर रहा है। इज़ इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च हाईलाइटिंग अ शिफ्ट इन चाइनाज अप्रोच टू ओवरसीज लेंडिंग। In the first half of 2022, China's engagement through financial investments and contracts in 147 countries amounted to $28 billion। तो $28 बिलियन दे चुका है, पिछले साल से 47% ज़्यादा हो चुका है अभी 2022 के पहले 6 महीनों के अंदर ही, जो उसने कई सारे कंट्रीज़ को, यानी कि लगभग 150 के करीब कंट्रीज़ को उसने फाइनेंशियल मदद, वित्तीय सहायता की है। इसमें से 11 बिलियन तो उसने इन्वेस्टमेंट के थ्रू दिया है, 16 बिलियन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दिया है, यानी कि
इसके वजह से हम देखें तो इसमें 48 बिलियन डॉलर्स की कमी आई है 2019 के मुकाबले। यानी पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था इन्वेस्टमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अब वो इतना पैसा खर्च नहीं कर रहा है चाइना। सिंस द लॉन्च ऑफ द BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो इस टाइम की जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने 2013 में उसको लॉन्च किया था। रिपोर्ट का कहना यह है कि चाइना का जो टोटल एंगेजमेंट रहा है दुनिया में वो 932 बिलियन डॉलर्स का रहा है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है, जिसमें से 561 बिलियन के तो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बाकी जो पैसे बचे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट ने ये भी किया है कि 3 क्लियर ट्रेंड हैं BRI के। तो क्या ट्रेंड्स हैं? पहली बात तो चाइना की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, यानी कि सरकारी कंपनीज जो हैं चाइना की, उनका रोल बढ़ता जा रहा है। फिर जो एवरेज साइज़ है प्रोजेक्ट्स का, यानी कि जो पैसों का जो उसमें डीलिंग्स हैं वो घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। और 558 मिलियन जो खर्च किए गए थे 2021 में, वो पिछले साल कम हो गए, यानी कि लास्ट ईयर तो 325 मिलियन हो गए हैं। एंड इंक्रीजिंगली अनइवन स्प्रेड ऑफ एंगेजमेंट, और अनइवन स्प्रेड ऑफ एंगेजमेंट हो गया है, यानी कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, किसी देश में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो पिछले 5 सालों में देखें, चाइना मेड नियरली 26 बिलियन डॉलर्स इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स टू पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दोनों की ही आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो चाइना ने पिछले 5 सालों में 26 बिलियन डॉलर के शॉर्ट लोन और मीडियम टर्म के लोन दिए हैं पाकिस्तान को, श्रीलंका को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लोन दिए हैं तो ये पैसा पाकिस्तान को, श्रीलंका को वापस लौटाना है चाइना को। नेक्स्ट आता है कि 7 करोड़ फैमिलीज़ को पानी कनेक्शन मिले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि उनकी गवर्नमेंट ने पाइप्ड वाटर कनेक्शन, यानी कि नल से जल वाली जो स्कीम चल रही है उनकी, जल जीवन मिशन के तहत, तो पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया है, यानी कि नल से जल मिल रहा है उनको घर में, टू 7 करोड़ फैमिलीज़ पिछले 3 सालों में अंडर द जल जीवन मिशन, जिसके वजह से हेल्प द कंट्री अचीव द टारगेट ऑफ 10 करोड़ सच कनेक्शंस इन विलेजेस सो फार। तो अब तक 10 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इस टाइम पे जयशंकर, वो पराग्वे में, जो कि एक साउथ अमेरिका देश का, एक साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो एक कंट्री है पराग्वे, तो वहाँ पर वो एक एम्बेसी खोलने जा रहे हैं भारत की। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर विल ऑफिशियली इनॉग्रेट द प्रीमाइसेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन द पराग्वेन कैपिटल असनकायन। तो असनकायन जो है वहाँ की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पराग्वे अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, तो इसकी राजधानी क्या है? तो असनकायन है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय टीम जो है एक ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट पे डेलिब्रेट करना चाह रही है, यानी कि डिस्कशंस कर रही है। तो भारत की तरफ से डेलीगेशन गया है एंड अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो एक न्यूयॉर्क में बात कर रहे हैं टू डेलिब्रेट ऑन अ वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट टू कंजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी इन दी हाई सीज, यानी कि हाई सीज़ के अंदर मेरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इस पर डिस्कशन किए जा रहे हैं, नेमली द ओशंस दैट एक्सटेंड बियॉन्ड कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स। तो हाई सीज़ का मतलब वो है कि वो समुद्र का एरिया जो किसी भी कंट्री की जो सीमा है, यानी किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर्स पे जो भी कब्ज़ा है या उनका अधिकार है किसी भी देश का, उससे बाहर है। अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर मैं बात करूं, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो UN क्लॉज के तहत आया है, UNCLOS, तो यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ द सी, 1982 में जब ये आया था, तो इसने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की एक परिभाषा दी, जो कि किसी भी देश की बाउंड्री से, अगर ये भारत देश है, भारत देश की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल दूर तक हो सकता है। 200 नॉटिकल मील का मतलब हो गया करीब करीब 370 किलोमीटर तक। तो भारत की धरती से, भारत की सीमा से 370 किलोमीटर दूर जब आप समुद्र के अंदर जाते हैं, तब तक वहाँ पे कुछ चीज़ें करने का अधिकार भारत के पास होगा। लेकिन 370 किलोमीटर के बाद जब आप जाएंगे और वहाँ पे अगर किसी और देश की सीमा नहीं है, तो वो एरिया हाई सीज़ में आ जाता है, यानी कि वो ओपन सी या हाई सीज़ उसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पे किस तरह से, यानी कि जब किसी देश का वहाँ पे कोई भी रूल नहीं चलता उस हाई सी में, तो किस प्रकार से उस हाई सी में मरीन बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं, उस चीज़ की बात की जा रही है। द एग्रीमेंट फॉलोज अ रिजोल्यूशन बाय द UN जनरल असेंबली एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी द फाइनल इन अ सीरीज सेट ऑफ मोशन सिंस 2018। तो 2018 से बात चल रही है कि 2018 में हम ऐसी चीज़ डिस्कस कर लेंगे। टू ड्राफ्ट एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को माना जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट साइन करें, जिस प्रकार से UN क्लॉज साइन किया गया 1982 का। तो 1982 के अनक्लॉज के अंदर हम एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट साइन करें, जो कि ये बताएगा हमको कि हमको हाई सीज़ में, यानी कि सभी देशों को जिम्मेदारी के रूप में, कि हाई सीज़ में किस तरह से बिहेव करना है। हाई सीज़ का मतलब है 45% ऑफ द धरती का सरफेस। तो पूरी धरती का जो सरफेस है उसका 45% अर्थ हाई सीज़ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है इसमें।
एक की एस्पेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो ये है कि डिसाइडिंग ऑन द राइट्स ऑफ कंपनीज दैट अंडरटेक एक्सप्लोरेशन फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन दी हाई सीज। तो यानी कि एस्पेक्ट क्या है एग्रीमेंट का, यहाँ पे एग्रीमेंट ये होगा कि उन कंपनीज़ के पास क्या अधिकार होंगे या किस तरह से वो जो हाई सीज़ में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए, वहाँ पे मिनरल्स के लिए, एनिमल्स को पकड़ने के लिए यानी कि फिशरीज़ को पकड़ने के लिए जो भी काम करते हैं वो किस हक से कर पाएंगे, उनके पास क्या राइट्स होंगे, तो उन सब चीज़ों के ऊपर डेलिब्रेशन होगा, डिस्कशन होगा। द फोकस ऑफ माइनिंग एक्टिविटी इन द सी हैज़ बीन फॉर गैस हाइड्रेट्स। अब देखिए माइनिंग एक्टिविटी जो समुद्र के अंदर की जा रही है वो क्यों की जा रही है, जैसे कि गैस हाइड्रेट्स निकालने हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, बहुत ही कीमती जो मेटल्स हैं वो निकालने हैं, फॉसिल फ्यूल निकालना है, तो इन सबको काम को करना है। हाउएवर विद एडवांसेज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सेवरल कंपनीज सी पोटेंशियल इन एक्सोटिक माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, several of them undiscovered that abide by the deep ocean and could be used for drugs and vaccines। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमने इतनी प्रगति की है, इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इतनी सक्सेस पाई है, तो उसको हम गहरे समुद्र में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो चीज़ें अब तक हमसे छुपी रही, समुद्र के जो राज हैं जो हमें अब तक नहीं पता चले, वो हम वहाँ पे देख सकें और अलग अलग तरह की जो ड्रग्स हैं यानी कि दवाइयाँ हैं, वैक्सीन हैं, उनको बना सकें। लास्ट जून में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि एक ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी रहेगी भारत के लिए, नियरली 4,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम रहेगा जो अगले 5 साल के लिए, जो अगले 5 साल तक रहेगा। दिस अमंग अदर थिंग्स विल डेवलप अ मैंड सबमर्सिबल वेसल। तो उसमें यह है कि एक मैंड सबमर्सिबल वेसल होगा, यानी कि सबमर्सिबल होगा यानी कि वो समुद्र के अंदर जा सकता है, पानी के अंदर जा सकता है, और उसमें लोग बैठ के जाएंगे जिससे कि वो बायो प्रोस्पेक्ट कर सके डीप सी फ्लोरा का और फोना का, यानी कि वहाँ पर माइक्रोब्स के साथ साथ जितने भी फ्लोरा है, फोना है समुद्र के अंदर, उनको हम देख सकें। फ्लोरा का मतलब है जो कि फूल है, वनस्पति है, उनसे रिलेटेड, और फोना का मतलब है जो एनिमल किंगडम है उससे रिलेटेड। स्टडीज़ ऑन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी बायो रिसोर्सेज विल बी द मेन फोकस। तो मेन फोकस क्या रहेगा कि गहरे समुद्र में जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, यानी कि सतत यूटिलाइज कर सकें हम, उनको उपयोग कर सकें, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट से बात करें तो अजय भल्ला को 1 साल का अनदर एक्सटेंशन मिल गया है होम सेक्रेटरी के रूप में। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को। मिस्टर भल्ला का ये सेकेंड एक्सटेंशन है, उनका 2 साल का फिक्स टर्म 2021 में कंप्लीट हो गया था, और ACC ऑन अगस्त 12, 2021 ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन। तो पिछले साल अगस्त 12 को 1 साल का मिला था, इस बार 1 साल का और मिल गया है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो भारत में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो उनका कहना ये है रिसर्चर्स का कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन्वायरमेंट फेवरेबल होने पे सिर्फ पहले 1 अंडे दिया करती थी, अब वो 2 अंडे एक साथ देती है, यानी कि इससे चांसेस बढ़ गए हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ सकती है। The perceived beliefs and recorded observations of egg-laying habit of Great Indian Bustard have changed after the recent excessive rains in Western Rajasthan। तो पश्चिमी राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके वजह से वहाँ पे हरियाली भी आ गई है थोड़ी सी, तो इस वजह से देखा जा रहा है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2 अंडे दे रही हैं। एक अपने आप में क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, हैज़ अडॉप्टेड एन ऑल टुगेदर न्यू बिहेवियर। उसने कम्प्लीटली एक नया बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया है 2 अंडे एक साथ देने का, जो कि अब तक वो एक ही अंडे दिया करती थी एक टाइम पे। वो ऐसा क्यों कर पा रही है, क्योंकि उसको एडिशनल प्रोटीन डाइट मिली है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है राजस्थान में कि इन राजस्थान हैव फेल्ड इट एज अ न्यू रिकॉर्ड, हेल्ड एज अ न्यू रिकॉर्ड। उनको लगता है कि ये एक नया रिकॉर्ड है, एज ऑल एक्सपर्ट्स हैड बीन रिपोर्टिंग अ क्लच ऑफ सिंगल एग बाई GIB फॉर मोर देन अ सेंचुरी। यानी कि पिछले 100 सालों में अगर हम देखें तो पिछले 100 सालों से ज़्यादा देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मात्र एक ही अंडा दिया करती थी एक बार में, लेकिन अब वो 2 दे रही है, तो ये अपने आप में एक अलग चीज़ हुई है। साइंटिस्ट्स जो काम कर रहे हैं एक्स सितु ब्रीडिंग। अब देखिए 2 तरह की ब्रीडिंग होती है, यानी कि 2 तरह का पालना होता है, एक तो एक्स सितु होता है, एक इन सितु होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इन सितु क्या है। इन सितु का मतलब ये है कि जो उनका प्राकृतिक आवास है वो वहाँ पे ही रह के कर रही हैं, जैसे कि नेशनल पार्क होता है। तो जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आप इन सितु यानी कि जो प्राकृतिक रूप में किसी पक्षी का, किसी जानवर का विकास हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकाल के किसी जू में रख देता हूँ, बोटेनिकल गार्डन में रख देता हूँ, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको हम एक्स सितु कह देते हैं, एक्स सितु। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रकृति के साथ होगा वो इन सितु है, जो मनुष्य करवाएगा वो एक्स सितु है।
तो यहाँ पे एक्सेसिव ब्रीडिंग की बात की जा रही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या अपना आप नहीं बढ़ पा रही, तो इसलिए इंसान उसमें दखलंदाजी कर रहा है, इंसान उसमें मदद कर रहा है इन एंडेंजर्ड बर्ड्स की, जिनको नया प्रोडक्ट जो नई ये जो प्रोक्लिविटी पाई गई है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। एम्ड एट प्रिजर्विंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हुज पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस टू लेस देन 150 इन द वाइल्ड। तो वाइल्ड में यानी कि जंगल में अगर हम देखें प्राकृतिक आवास में मात्र 150 इनकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 150 रह गई हैं, तो ये अपना में बहुत कम मात्रा है, ऐसे इनकी संख्या जो है बहुत तेज़ी से घटेंगी। द ब्रीडिंग प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन स्पेशल प्रायोरिटाइजेशन, कि उनका स्पेस में उनका जो है यानी कि जो उनका आवास है यानी कि जहाँ पे वो जितने एरिया में वो फैले हुए हैं उसको बढ़ाया जाए। रिस्क कैरेक्टराइजेशन, जो रिस्क हैं वो पता चलें, और कंजर्वेशन मैनेजमेंट की, और उनको कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है, ये सब चीज़ें देखने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैट्स पे वो देख रहा है, मशीन लर्निंग को यूज़ करना चाह रहा है जिस तरह से कि इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मॉनिटर कर सके रियल टाइम में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लाइक टू डिप्लॉय रॉबस्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड मशीन लर्निंग। तो जो रॉबस्ट यानी कि बहुत ही तेज़ी से जो स्टैटिस्टिकल डेटा हमको मिल रहा है और मशीन लर्निंग की प्रोसेस की वजह से हम चाह रहे हैं कि टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन रियल टाइम ट्रैकिंग, कि रियल टाइम ट्रैक कर सकें ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू इफेक्टिवली डील विद द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। आरबीआई हैड रिसेंटली कम आउट विद वीकली एक्टिविटी इंडिसेस। अब देखिए आरबीआई किसके साथ आया है, हर हफ्ते की एक एक्टिविटी इंडिसेस के साथ आया है, जिससे कि लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पता लगाया जा सके विद द लीस्ट पॉसिबल लैग, यानी कि सबसे कम उसमें हम अगर देखें कि अंतराल कम से कम हो, कि कम से कम संभव अंतराल के साथ नवीनतम आर्थिक विकास, यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको ट्रैक किया जा सके। दो डिफरेंटली वीकली इंडिसेस बनाए गए हैं। पहला बनाया गया है 7 इंडिकेटर का वीकली एक्टिविटी इंडेक्स WAI, जिसमें डायनामिक फैक्टर होगा, यानी कि तेज़ी के साथ जो भी रोजाना के बेसिस पे चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं उसको देखेंगे, और एक 15 इंडिकेटर का वीकली डिफ्यूजन इंडेक्स बनाया गया, तो यानी कि 2 इंडेक्सेस बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक प्लांटेशन ड्राइव जन्माष्टमी के उत्सव पे। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक लॉन्च किया है कृष्ण कुंज, एक प्लांटेशन ड्राइव। सवाल पूछा जा सकता है कि कृष्ण कुंज अभी लॉन्च किया गया था, एक प्लांटेशन ड्राइव था, किस राज्य में किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में इसको किया गया है। नेक्स्ट आता है यूपी के अमेठी में एक यूनिट तैयार हो चुकी है जो कि AK-203 राइफल्स बनाने जा रही है। AK-203 राइफल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था भारत ने रशिया के साथ, क्लाशनिकॉव कंपनी के साथ, और वो जो है ये राइफल्स बनाने जा रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ द AK-203 असॉल्ट राइफल्स बाय द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर इन अमेठी यूपी। तो अमेठी में जो इंडिया और रशिया का ये जॉइंट वेंचर है इज सेट टू बिगिन बाय ईयर एंड, एंड द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इट विल बी डिस्पैच फ्रॉम रशिया शॉर्टली, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है यानी जिससे वो चीज़ें बन पाएंगी वो रशिया से बहुत जल्दी निकलने वाली हैं। जो क्लाशनिकॉव एक कंपनी है जिसका कहना ये है, यानी कि वो रशियन कंपनी है जो ये राइफल्स को बनाएगी, यानी कि हम जो AK-47 कहते हैं। क्लाशनिकॉव एक पर्सन थे जिन्होंने राइफल्स बनानी स्टार्ट की थी, और उनके नाम पे आज कंपनी बनी हुई है जो अलग अलग तरह की जो राइफल्स हैं वो बनाती है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट ओवर 6.1 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर AK-203 असॉल्ट राइफल्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि 5,000 करोड़ का खर्चा आएगा, और एक जॉइंट वेंचर है भारत और रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, जो कि कोरबा अमेठी यूपी में बनी है। तो IRRPL वाज सेटअप जॉइंटली बिटवीन अर्स्टवाइल OFB, यानी कि पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, जो अब एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड हो गया है, इसके बीच में, और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के बीच में। ये दोनों कंपनी भारत की हैं, और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जो है ये रशिया का है, और क्लाशनिकॉव। तो इन सभी के बीच में, यानी कि 4 ये कंपनीज़ हैं, इन चारों के बीच में ये डीलिंग हुई है। तो कंट्रैक्चुअल टर्म्स के लिए पहली 70,000 AK-203 राइफल्स जो हैं वो तो डायरेक्ट इंडिया विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद अ फेज्ड इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइजेशन फ्रॉम 5 to 70%। तो धीरे धीरे लोकलाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हुए, चीज़ों को लोकलाइज यूज़ करते हुए 5 से 70% तक जाते जाएंगे। 70,000 जो हैं वो पहली 70,000 AK-203 राइफल्स जो हैं वो भारत में ही निर्मित होंगी। रिमेनिंग राइफल्स विल बी प्रोक्योर्ड विद 100% लोकलाइजेशन। तो पहली 70,000 में तो 5 से 70% हिस्सा भारत का होगा, बाकी चीज़ें रशिया से आ सकती हैं, दूसरे देशों से आ सकती हैं। बाकी इसके बाद जो बची हुई राइफल्स हैं वो 100% भारतीय सामान से ही बनेंगी, उसमें बाहर की कंट्री का कोई भी योगदान नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है यूपी का कहना यह है कि वो 16 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करना चाह रहा है अगले 5 सालों में। तो यूपी की सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 लॉन्च की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में किस सरकार ने सोलर एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की है? यूपी ने की है। उनका कहना यह है कि स्टेट वुड बी टारगेटिंग जनरेशन ऑफ 16 गीगावाट यानी कि 16,000
रिन्यूएबल पावर बाय 2026-27, तो 2026-27 तक। पॉलिसी को रिलीज़ किया है किसने? यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है यूपी की। और गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू मीट द एम्बिशियस 16,000 मेगावाट या 16 गीगावाट टारगेट। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं 16,000 मेगावाट को? 4,000 तो सोलर रूफटॉप यानी कि छतों पर लगा के सोलर पैनल्स को, 2,000 मेगावाट जो है सोलर जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके, और रेस्ट 10,000 जो है वो यूटिलिटी या ग्रिड स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स को बना के, यानी कितने बड़े बड़े स्केल पे बनाए जाएंगे कि डायरेक्ट वहाँ से बिजली जो भारत का नेशनल ग्रिड है उसमें भेजा जाएगा और सोलर पार्क्स बना के इसको काम को किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है 20 सोलर सिटी बनाने की कोशिश कर रही है, कवरिंग 10 लाख हाउस होल्ड विद रूफटॉप इंस्टॉलेशंस। अब सिटीज़ इसमें कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। सिटीज़ हैं यूपी के मेरठ, बनारस, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाज़ियाबाद, झांसी, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आजमगढ़, अयोध्या और अलीगढ़। तो इन सभी सिटीज़ की बात की जा रही है। ड्राफ्ट ऑल्सो प्रपोजेज रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इन 21,000 अनइलेक्ट्रीफाइड प्राइमरी स्कूल्स। तो ये भी कहा जा रहा है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ लगेंगी? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लगेंगी, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सभी की बिल्डिंग्स पे लगेंगी, यानी कि जिससे कि बहुत अच्छे से लोगों को बिजली मिल पाए, यानी कि उन स्कूल्स में जो कि अनइलेक्ट्रीफाइड है, जहाँ तक अब तक बिजली नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक बिजली पहुँच पाए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एक तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को होता है, और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो कौन है इस टाइम पे? वो मनोज सिन्हा हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि JNK यानी कि जब जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तो पहले एलजी कौन लगाए गए थे जम्मू कश्मीर के? तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है गाइज। इस साथ आज के इंटरफेस कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।